से भारत सरकार के जो विज्ञप्ति है, भारत सरकार का जो रिपोर्ट है और समाचार पत्र में जो छपे गए ज्ञान है, उनके आधार पर मैंने इस फैक्ट को कलेक्ट किया हूँ और एक न केवल मैं वीडियो बनाया हूँ बल्कि जो संस्थान के तरफ से निकलने वाला जो मैगजीन है, उस मैगजीन में भी इस आलेख को मैंने दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात शुरुआत कर दूँ कि भारत और चीन के संबंधों की अगर चर्चा किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि उस संघर्ष को भी देखना पड़ेगा, उस संबंध को भी देखना पड़ेगा। भारत और चीन एक पड़ोसी राष्ट्र हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह विवाद कहीं ना कहीं भारत को एक बैक फुट पर डालता है, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण उस क्रम में और ज़्यादा हो जाता है जब हमारे चीन प्रतिद्वंदी और परंपरागत जो शत्रुता निभाने वाला जो पाकिस्तान है, उसके साथ अगर उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारे लिए चिंता लाजमी हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस संघर्ष को कहीं ना कहीं अपने लिए एक सुरक्षा के लिए एक चुनौती माने। इसके अतिरिक्त एक पड़ोसी राष्ट्र जब हमारे छोटे छोटे सहयोगी राष्ट्र जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को प्रत्येक तरीके से जब प्रभावित करता है, मेरे विरुद्ध जो उस्काता है, तो ऐसे परिस्थितियों में हमारे लिए चैलेंज और बन जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम संबंधों की चर्चा बाद में करेंगे, सबसे पहले संघर्षों की चर्चा किया जाए। ये संघर्ष के रूप में अगर देखा जाए तो भारत और चीन कि अगर सीमा को देखा जाए तो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। उस नेट पर 4000 के आसपास दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो उपलब्ध है 3488 भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, उस सीमा रेखा को लेकर 3 विवाद के स्तर पर हम लोग चलते हैं। पहला जो है पश्चिमी खंड, दूसरा जो है मध्यवर्ती खंड, तीसरा पूर्वी खंड। पूर्वी खंड जो अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, जहाँ की मैकमोहन रेखा संबंधी विवाद है, इस पर चर्चा हम लोग बाद के वीडियो में करेंगे। दूसरा खंड जो मध्यवर्ती खंड है, जो हिमाचल प्रदेश से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक जो चर्चा होती है, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो खंड है, जो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये पश्चिमी खंड को लेकर के। पश्चिमी खंड को अगर लेकर चलेंगे तो LAC का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत सरकार कब स्वीकार किया, इन चीज़ों को भी समझना होगा। दूसरी चीज़ें कि अक्साई चीनों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हो जाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए सियाचिन भी हो जाता है। तो खैर चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई है। संघर्ष की शुरुआत को अगर हम लोग देखेंगे तो कहा जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं हम चीन के मुद्दे पर बैकफुट पर थे, लेकिन ऐसी बातें नहीं। चीन को हमने इसके बाद भी संघर्ष में हराया, खासकर 67 में 2 युद्ध, 75 में एक तरफा था और वो भी एक तरह से छापामार युद्ध के बाद चर्चा थी। इसके बाद हम लोग 86 के आसपास हमने उसे परास्त किया। उसके बाद आप देख सकते हैं डोकलाम के मुद्दे पर हमने परास्त किया। उन चीज़ों को लेकर भारत सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी नीति और रणनीति को बदलने का प्रयास किया। और ये प्रयास कब से हुआ, तो जो आज जो विवाद जो हो रहा है दुर्बुक के सोयो के ये दौलत बेग ओल्डी को लेकर के, जो सड़क मार्ग को लेकर के जो चर्चा में आ रही है, इसका कारण की शुरुआत कब से हुई है, इन चीज़ों को लेकर के हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि दरअसल 1962 के युद्ध के बाद 1968 तक हमने ये दौलत बेग ओल्डी यानी DOB का हमने काफ़ी हद तक प्रयोग किया। और दौलत बेग ओल्डी वही है, DOB वही है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जहां से हम एयरबेस तैयार किए हैं और वहां से सियाचिन को अपने सैनिक को भेज सकते हैं। सियाचिन भारत के नियंत्रण में है। तो 68 तक तो हमने इसका प्रयास किया, लेकिन लगभग 50 सालों तक इस पर भी कोई काम हमने नहीं किया। इसके बाद हम 40 सालों तक 2008 में हम देखते हैं, उसके बाद ये परिस्थितियाँ पुनः वहाँ पर हम अपने कहीं ना कहीं जो माल परिवहन करने वाले जो युद्ध विमान थे उसको कहीं उतारे। और उसके बाद 2008 के बाद से कहीं ना कहीं संघर्ष की रूपरेखा शुरू हुई। हमने देखा 2013 के आसपास भी देखा, 2017 में भी देख रहे हैं, और फिर 18-19 में लगातार घटनाएं घटती जा रही। तो सबसे पहले चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि 1962 के पूर्व ही LAC के पास चीन ने अपना निर्माण कार्य सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्माण का यानी सड़क का निर्माण कर चुका था। यहाँ सामरिक का अर्थ होता है, स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है सेना के प्रयोग के योग जो
सड़क का निर्माण होता है जो बारहमासी होता है, ताकि सेना अपना रसद, अपने हथियारों को इजी वे में ले जा सकता है, उसी को हम लोग स्ट्रेटेजिक सड़क की बात करते हैं। तो 62 के पहले कर चुका था भारत सरकार, 62 तक के बाद कहीं भी उस पर हम लोग ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब आया? जब वाजपेयी सरकार जब बनी, तब उस समय एक सोच डेवलप की गई कि क्यों ना हम उस मुद्दे को देखा जाए, लेकिन वो मुद्दा उतना ज़्यादा नहीं उछला। लेकिन ये मुद्दा 2006 में पुनः एक चर्चा का विषय बना। तत्कालीन सरकार ने लगभग हिमालय क्षेत्र में 73 सड़कों के निर्माण की चर्चा करती है। 73 खास कर हिमालय क्षेत्रों में, और ये 73 केवल वहाँ नहीं है बल्कि पूरी तरह हिमालय यानी कि भारत और चीन से जुड़े हुए हर स्थानों पर सड़क मार्ग की बात करते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि भारतमाला योजना भी जो खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ मामला है, उसके साथ भी आप इसको जोड़ कर देख सकते हैं। लेकिन 2006 में ये मामला आगे बढ़ा और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि निर्माण कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन निर्माण का उस गति को नहीं प्राप्त कर पाया, और ये गति प्राप्त किया 2014 के बाद से। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ें पहल हम लोग देखते हैं 2017 में। जब 2017 में 17 रणनीतिक टनल का मतलब एक तरह से कह सकते गुफा, रोहतांग गुफा की चर्चा, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल का नाम दिया गया। ऐसे 17 टनल के निर्माण की चर्चा भी, न केवल निर्माण हुई, मंजूरी भी मिला, और फरवरी 2019 से इस पर काम भी शुरू हो चुका। इस टनल में एक महत्वपूर्ण सेलाला भी है, जो अरुणाचल प्रदेश में, सेलाला वही है जिसके माध्यम से हम तवांग जैसे शहर को गुवाहाटी से हम जोड़ सकते हैं। और 1962 के युद्ध में जसवंत सिंह रावत हैं, जो इसी की रक्षा करते हुए वीरगति को भी प्राप्त किए थे, और उन्हें रक्षा किए थे, और इन्हीं के आधार पर उन्हें महावीर चक्र भी उन्हें मिला था। तो यहाँ इस बात का ध्यान देना कि 17 टनल का जो निर्माण हुआ था, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद अगला पड़ाव देखते हैं 2019 में, खास करके अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो गया कि मोदी सरकार ने LAC तक 44 सड़कों के निर्माण को तेजी देने की कोशिश की। फिर शुरुआत में 73 था, लेकिन उसे 44 पर निर्माण में दे, और उसी 44 में से एक है DSDOB। डी मतलब दुर्बुक, और S मतलब श्योक नदी, और इसके बाद है दौलत बेग ओल्डी। DSDOB को निर्माण कार्य की मंजूरी दी, और तब से लेकर के ये संघर्ष की शुरुआत हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इस बातों को हम चर्चा करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं चीन को ये महसूस होता है कि भारत अगर इस मुद्दे पर मजबूत हो रहा है, अगर सीमावर्ती क्षेत्रों पर मजबूत हो रहा है, तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो सकती है। कमज़ोर से कहीं ज़्यादा एक मजबूत जो पक्ष जो आता है, खास करके रणनीतिक जो प्रतिद्वंदिता की बात है, वो हो सकता है। तो खैर चलिए, सबसे पहले हम दौलत बेग ओल्डी के मामले को देखें, क्या है, इस बात को जरा समझने का प्रयास करें। तो लेकर के उस घटना के पीछे का भौगोलिक चीज़ों को हम समझना यहाँ चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य का जो पश्चिमी हिस्सा जो है, यहाँ जम्मू कश्मीर यानी वर्तमान में लद्दाख के साथ जो टच है, वहाँ पर घटना क्या थी, ध्यान रखेंगे, मैप से समझने का प्रयास करें। यह लेह है, लेह के बगल में यह देखेंगे दुर्बुक है, ये स्थान है। दुर्बुक के बाद यहाँ पर देखिएगा इसका नाम डिबियो है, यानी कि दौलत बेग क्षेत्र के नाम से, यानी दौलत बेग ओल्डी के नाम से जाना जाता है। और जो घटना घटी है इस स्थान पर, यहीं पर गलवान घाटी है। तो सबसे पहले चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे दौलत बेग ओल्डी, ये सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, यहाँ पर है। यहाँ के जस्ट बगल में देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर है ये पोर्शन, और ये दोनों भाग के पैरेलल में अगर इस तरह देखें, दाएं तरफ देखेंगे तो अक्साई चीन है, जो चीन नियंत्रण में है। दूसरा इधर देखें पीओके है, पीओके अक्साई चीन, अगर ये दोनों को हटा दिया जाए तो दोनों की सीमा टच हो जाएगी। 1971 में यहीं का ये पोर्शन जो है, जिसका नाम है एनजे खोर 9842, यहाँ तक स्थान है। यहाँ के बाद दोनों देशों के मध्य सीमांकन बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। पाकिस्तान मानता है कि यहाँ से उत्तर तक है, यहाँ से अगर पूरब तक के हिस्सा को मान लिया जाए तो वो उसका हिस्सा हो जाएगा, लेकिन भारत कहता है कि नहीं, यहाँ से आपका उत्तर की ओर ही
और ही इसका आपका हो पाएगा। तो यही जो एरिया जो है, जहाँ विवादित एरिया, यहाँ पर दो क्षेत्र है, या सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ पर देखें ये दौलत बेग ओल्डी स्थान है। यहाँ पर काराकोरम पास जो है, जो पीओके में स्थित है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के मध्य इससे व्यापार होता है। तो खैर यहाँ पर भौगोलिक रीजन समझ सकते, इसके रीजन की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी के बारे में चर्चा हम लोग यहाँ कर लें कि यह लगभग सोच सकते हैं कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है LAC से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस LAC की लंबाई कश्मीर में 1597 किलोमीटर लंबी मानी जाती है और यह भारत ही नहीं विश्व के सर्वोच्च सैन्य स्थल के रूप में माना जाता है। यहाँ हवाई अड्डा है, इजी वे में यहाँ पर हवाई जहाज के लॉन्चिंग की जा सकती है। यहाँ से सियाचिन पहुँचना आसान होगा और सियाचिन भारत के नियंत्रण में, अगर सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी दोनों हमारे नियंत्रण में अभी हैं, अगर यह नियंत्रण में रहे, यही जो किरकिरी का विषय बनता है, खासकर पाकिस्तान, ये चीन का और पाकिस्तान का, क्योंकि दोनों के मध्य एक अवरोध के रूप में यही पर वो स्थान है। और इससे सबसे बड़ा अवरोध, इधर से रास्ता तो जा सकता है, लेकिन यहाँ अवरोध एक रास्ते के रूप में भी है, दूसरा निरीक्षण के रूप में भी है। और ये दौलत बेग जो है LAC से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी, यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो पहुँचने का मार्ग तो एक के हवाई अड्डा तो है ही, सीधे हम हवाई अड्डा के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि हवाई जहाज से भी बहुत ज़्यादा भार के सामानों को हम नहीं ले जा सकते, खासकर वैसे परिस्थिति में जब संघर्ष हो, ऐसे परिस्थिति सामरिक सामानों को पहुंचाने के लिए हमें सड़क मार्ग को भी चुनना होता। दूसरी चीज़ है कि जितना वैकल्पिक रहेगा उसकी जीवन उतना ही ज़्यादा सुरक्षित माना जा सकता। उसी वैकल्पिक मार्ग के बनाने की जो कोशिश हुई थी, वो कोशिश थी दुर्बुक नामक स्थान से लेकर के DOB यानी कि दौलत बेग ओल्डी स्थान को लेकर के है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इसकी है लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क है और ये सड़क का निर्माण हो जाने से यहाँ इसकी दूरी जो है अभी लगभग 20 दिन लगता है। इसके बन जाने के बाद लगभग ये आधा दिन यानी कि एक 12 घंटे के अंतराल में ये पहुँचा जा सकता। और इसमें कहा जाता है सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं के आसपास सोयक नदी है, सोयक नदी जिसका कहा जाता है। सोयक नदी पर ही एक पुल ऑलरेडी बन चुका है। इस पुल का नाम रिंचन पुल रखा गया है, जो 1400 फीट लंबा है, 1400 फीट लंबा है। और इसके बनने के बाद 14 घंटे जो पहले लगते थे अब 6 घंटे लगेंगे। और यह जो पुल जो है LAC से 40 किलोमीटर दूरी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 13,000 फीट मानी जाती है, जबकि दौलत बेग ओल्डी का ऊंचाई 16,000 फीट है। ये 13,000 ऊंचाई फीट पर पुल बना हुआ, ये श्योक नदी पर बना हुआ। तो इस पुल के बनने के बाद ही हमारा जो है दूरी काफ़ी हद तक जो समय लग रहा था 14 घंटे पहले लग रहा था, अब 6 घंटे ही लगेंगे। और इसमें कहा था जिस रिंचन पुल की चर्चा होती है, यह कौन है? एक व्यक्ति, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो 3 प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जिनका नाम है कर्नल चेमांग रिंचन, जो 2 बार महावीर चक्र विजेता भी रहे। 1948 का भी इन्होंने नुब्रा घाटी में इन्होंने युद्ध किया पाकिस्तान के खिलाफ, 1962 में भी इन्होंने युद्ध किया, 1971 में भी इन्होंने युद्ध किया था। 3 बार में कहा जाए 1948, 1971 में इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के नाम पर एक सम्मान दिया गया जिनका है कर्नल चेमांग रिंचन, पुल नाम दिया गया है। अब यहाँ पर हम इस पुल के बन गया जिसका उद्घाटन पिछले साल अक्टूबर माह में ही हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने कर दिया। तो ये पुल बनने से हमारे वहाँ पहुँचने का मार्ग और आसान हो गया। तो संघर्ष कहाँ पर हुआ है? तो ये संघर्ष देखिए आगे बढ़ने के बाद इस स्थान पर गलवान है। तो गलवान क्या है? तो गलवान एक घाटी भी है, गलवान एक नदी भी है। इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। गलवान जो एक नदी जो है वो स्वेक नदी का ही एक पार्ट माना जाता है, उसकी सहायक नदी है, जो काराकोरम श्रेणी से निकलती है, अक्साई चीन में पहुंचती है, अक्साई चीन में ही यह स्वेक नदी के साथ मिल जाती है। तो पूरा जो क्षेत्र जो है उसको गलवान नदी के नाम से जाना जाता है। गलवान नदी की जिसको कहा जाए खोज जो हुआ था, सर्वेंट्स ऑफ साहिब की पुस्तक के जो लेखक थे गुलाम रसूल गलवान जो है 1899 में इसकी खोज किया था। और यह जो थे ब्रिटिश जो सर्वेयर थे, जॉइंट कमिश्नर जो थे, उनके ये सहयोगी के रूप में यह काम किया था। और इसके बारे में कहा जाता है
कि यह व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण थे कि जितने भी खास करके गाडविन ऑस्टिन के साथ इन्होंने काम किया, फिर हस्बैंड जो एक जो 1904 में जो भारत और तिब्बत के साथ जो समझौता के यंग हस्बैंड जो उसका नाम जो दिया गया, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। तो यह एक बहरिया के रूप में कह सकते हैं कि एक थे, लेकिन एक पढ़े लिखे, एक समझदार, एक साहसी व्यक्ति थे। इन्होंने कभी सहयोग दिया, खास करके इस एरिया में जहाँ की माना जाता है कि कुछ अन्न नहीं है, बर्फ़ इतना ज़्यादा ढका हुआ रहता है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थान में पर्वतारोहियों को न केवल सहयोग किए बल्कि सरकार को भी, ब्रिटिश सरकार को भी सहयोग किए, जिससे उस मार्ग को जाना आसान है। गलवान के विषय में एक चर्चा और करेंगे। इसे कुछ लोग पहाड़ी लुटेरा के रूप में मानते हैं, तो कुछ लोग इसे घोड़े के व्यापारी रूप में मानते हैं। और बड़गाम जिला जो कश्मीर के जिला है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो यूटी जो बना हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश है, बड़गाम जिला में एक गांव का नाम ही गलवानपोरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर है। लेकिन ये व्यक्ति जो हैं खास करके जिन्होंने खोजा था, गुलाम रसूल गलवान, ये लेह में इनका मकान आज भी देखने को मिलता है। अब ये नदी जा करके सीधे जाके स्वेक नदी मिलते हैं। स्वेक नदी के बारे में, जिसको आमतौर पर उच्चारण के रूप में हम लोग शोक नदी भी कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है शोक है। ये इतना बर्फीली नदी है कि इसको पार कर करके लोग खोतान और कासगढ़ जो पहले जाते थे, तो ठंडा के कारण लोग मरते थे। कभी कभी होता कि गर्मी आने के बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा बर्फ़ पिघल जाता है कि नदियों के पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसीलिए लोग डूब करके मरे, इसलिए इसका नाम शोक नदी है। आमतौर पर इसको शोक नदी भी कह सकते हैं। उइगुर जो भाषा है इनका नाम ही है मृत्यु, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया, मृतकों का नदी नाम दिया गया है। अब ये देखिए कहाँ है, सियाचिन का जिह्वा माना जाता है, उसके निकट ही रेमो हिमनद से निकलती है, और इसी में आ करके नुब्रा और गलवान नदी मिलती है। नुब्रा भी नदी भी मिलती है, गलवान नदी भी मिलती है, और ये स्वेक नदी जा करके सिंधु नदी से अंततः मिल जाती है। पीओके में सिंधु नदी से मिलती है, और यह जो है सिंधु की सहायक नदी, शोक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। और ख़ास करके दक्षिणी भाग से मिलने, यानी उत्तर की दिशा से मिलने वाली एक प्रमुख नदी माना जाता है। तो अब इस चीज़ों को हम लोग शोक नदी का स्तर पर भी समझ गए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि गलवान का जो एरिया है, गलवान नदी के बारे में एक पहलू पर मैं चर्चा कर दूं कि गलवान नदी का जो हिस्सा जो आता है, एक पूर्व और एक पश्चिम, यहाँ से आप समझ सकते हैं ये पोर्शन पर है। खास करके एक पूरब है और एक पश्चिम हिस्सा। पहले जो चीन था, पहले माना करता था कि पूर्वी हिस्सा हमारा हिस्सा है, लेकिन अब ये पश्चिमी हिस्सा को भी मानने का प्रयास कर रहा है। और पश्चिमी हिस्सा के पास जो भी निर्माण कार्य होता है उसको वो ध्वस्त करता है। ये ध्वस्त करने के पीछे उसकी सामरिक रणनीति है। और सामरिक रणनीति के तहत ये माना जाता है कि वो 1962 के पहले ही 1957 में ही उसने अपना सारा सड़क निर्माण कार्य कर चुका था। वहाँ तक अपनी सेना को भेज पाने में बिल्कुल सक्षम है, रसद को भेज पाने में सक्षम है, गोला हथियार को भेज पाने में सक्षम है। उसके बाद वो चाहता कि किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हो, खासकर LAC के पास। लेकिन भारत भी खास करके जब 2006 के बाद और वर्तमान में 2017 और 2019 के बाद इस पर विशेष पहल हुआ है, तो उस पहल के तहत जो सड़कें बनी गई है, टनल बनाया गया है, वो जो बनाया जा रहा है उसको लेकर के चीन कहीं ना कहीं इस पर आंखें स्पेशली चर्चा है LAC और अक्साई चीन को लेकर के कि आखिर का LAC क्या है और अक्साई चीन क्या है। जैसा कि आप पे देख सकते हैं मानचित्र के पर अगर आप देखेंगे तो LAC जो है और खासकर सियाचिन जो है भारत के कश्मीर के उत्तर पूर्व स्थान पर ये स्थित है। और यह जो एक रेखा जो LAC को जो उसने तय किया है, खास करके चीन ने एक तरफा तय किया है। और इस बात का उल्लेख 7 नवंबर 1959 को, ध्यान रखेंगे, 7 नवंबर 1959 को तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री झाओ एनलाई ने, जो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे इस पत्र पर इस बात की चर्चा किया था कि LAC जो है वही स्थान है जहां तक वो कमांडिंग ऑलरेडी कर चुका है। तो इसी चीज़ को LAC की चर्चा होती है। दरअसल इस LAC के पीछे के मामले को हम लोग चर्चा इस रूप में करेंगे। मामला 1865 बनाम 1899 की वो रेखा है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। 1865 में
जो जॉनसन रेखा जो था, जो वर्तमान जो मानचित्र में अगर आप देखते होंगे, जो कश्मीर जो दिखाया जाता है, यानी चीन के तरफ कश्मीर दिखाया जाता है, वो जॉनसन रेखा है। और जो एलएसी जो रेखा है, एलएसी के आसपास थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया, भारत की ओर अतिक्रमण किया है। तो एलएसी जो है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा है। आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ? इस घटना की शुरुआत को अर्थ को समझेंगे कि 1834 के आसपास जो तिब्बत था, जो उस समय चीन नहीं था, तिब्बत था, तिब्बत के साथ इसी क्षेत्र को संघर्ष हुआ। तब जम्मू रियासत में जो सिख थे और डोगरा लोग मिल करके आपस में तिब्बतियों को पीछे खदेड़ा और इन क्षेत्रों पे विजय प्राप्त किया। और लगभग 7 साल के बाद दोनों ने अपनी एक मानसिक स्तर पर एक सीमा, एक प्राकृतिक सीमा देने का प्रयास किया। लेकिन 1846 में जैसे ही ब्रिटेन ने इस पर कब्जा किया, अब ब्रिटेन सीधा सीधी अब इस मुद्दे पर कूद पड़ा, यानी ब्रिटिश भारत है। तो ब्रिटिश भारत 1865 में एक रेखा खींचा जिसका नाम था जॉनसन रेखा, और यही जॉनसन रेखा को भारत जो आज जो माना जाता है, इसी चीज़ को माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि उस समय चीन इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश में नहीं था। कोशिश नहीं होने का सबसे बड़ा कारण था कि तिब्बत एक अलग प्रांत था उस समय, और दूसरी चीज़ कि अक्साई चीन के जो ऊपर जो झिंगजियांग प्रांत है वो दोनों अलग था। लेकिन जैसे ही 1865 के बाद, खास करके 1899 के आसपास तिब्बत ने चीन के समर्थन से दोनों ने जब झिंगजियांग प्रांत को विजित किया, तब इसके बाद उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस क्षेत्रों से क्रॉस करने का सबसे अच्छा मार्ग अक्साई चीन होकर के था। लेकिन कहा जाता है उसके बाद भारत सरकार ने, खास करके ब्रिटिश भारत ने संबंध सुधारने के लिए मैकार्टनी और मैकडोनाल्ड नामक एक रेखा को खींचा। वो रेखा वर्तमान में एलएसी को हम इसको लगभग मान सकते, एग्जैक्ट नहीं है। और इस रेखा को चीन के पास जो प्रस्तावित किया गया कि क्या आप इस रेखा को मानते हैं, लेकिन चीन ने इस रेखा को ना स्वीकार किया, न ही इसका खंडन किया। लेकिन उसकी मौन स्वीकृति को ही हम लोग एक आधार के रूप में तैयार मानते हैं। लेकिन चूंकि स्वीकृति नहीं दिया था, इसलिए सरकार ने पुनः ब्रिटिश भारत ने तुरंत ही उस पर अक्साई चीन को विजित प्राप्त करके देखेंगे। उसके बाद 1914 तक विजित प्राप्त कर लिया, और 14 के बाद 47 तक भारत के नियंत्रण में रखा गया, और जिसे चीन पुनः लिया 1962 में। तो ध्यान रखेंगे 1865 से लेकर करके 1962 के मध्य लगभग 100 वर्षों में वो भारत के पास ही रहा, जिसको हम लोग जॉनसन रेखा के रूप में ही महसूस किए। बीच में निश्चित तौर पर ब्रिटिश भारत ने उसे देने का प्रयास किया था, लेकिन चीन ने इस पर कोई सहमति नहीं व्यक्त किया, न आधिकारिक रूप से, न उस पर न समर्थन किया, न विरोध किया। तो मामला यहाँ एलएसी को लेकर के ही है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, जब 7 नवंबर 1959 को जिस एलएसी की चर्चा झाओ एनलाई ने अपने पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू के पास दिया था, उसी चीज़ों को नेहरू ने 1962 में स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे। और कहा जाता है भारत इसे स्वीकार किया 1993 में। 1996 में आते आते इसको एक कानूनी मान्यता देने का प्रयास किया। और 2013 में यह देखा जाता है कि भारत और चीन ने अपने आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सामरिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इग्नोर किया, और दोनों देशों के मध्य जो है सीमा सुरक्षा सहयोग पर एक बल दिया गया। तो खास करके के एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो कोशिश थी, वो कोशिश में भारत पहल किया, लेकिन उस पहल के बदले में जो हमें आज जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं विवाद है। तो खैर इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे, एलएसी क्या था, अक्साई चीन क्या है, इस अक्साई चीन की चर्चा करेंगे। की जो चर्चा करना चाह रहे हैं, अक्साई चीन को देखिए कहाँ है। अगर जम्मू कश्मीर का अगर ये एरिया को देखा जाए, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसका 20% जो हिस्सा जो है अक्साई चीन माना जाता है। इसका क्षेत्रफल को अगर देखा जाए तो 37,244 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये अक्साई चीन है। यह जो एरिया जो है, इसे चीन के नियंत्रण में इसे कहा जाता है। अब ये मामला कब से है, क्या है, सबसे पहले जो भौगोलिक स्थिति को समझे। अक्साई चीन को जैसे देख लेंगे, एक पठारी पोर्शन माना जाता है। अक्साई चीन का सबसे ही माना जाता है कि शुष्क बर्फीली रेगिस्तान के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है, जैसा नाम से भी है। इसके बाद है ये जो एरिया जो अक्साई चीन के ये जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को हम लोग झिंगजियांग प्रांत कहा जाता है। और यहाँ का एरिया जो है तिब्बत है,
यानी कि ये पोर्शन तिब्बत का माना जाता है और ये पोर्शन है जिंगजियांग का है। तो इसीलिए अब गौर कीजिएगा 1899 में जैसे ही चीन ने जिंगजियांग प्रांत पर जैसे ही उसने अपना कब्जा बनाया, वैसे ही इस एरिया पर उसका नियंत्रण काफ़ी हद तक बढ़ गया। अगर इसकी शुरुआत को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि घटना 1834 की है और इसका 1841 माना जाए घटना, गौर कीजिए कौन कब है। फिर 1846 है, 46 के बाद 1865, 65, 1899। अब ये इस मामला को जरा समझिए। 1834 में यहाँ स्थानीय जो डोगरा शासक है और जो सिख है, दोनों मिल करके इस क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया और इसे तिब्बत से छीन करके अपने जम्मू रियासत में मिला लिया। तिब्बत इसके बाद दोनों मिल करके एक प्राकृतिक सीमा तय किया जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। 1841 में इस बात की चर्चा हो जाती है कि दोनों के मध्य प्राकृतिक सीमा क्या होगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्रों पर 1846 में जम्मू रियासत से भी छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो अंग्रेजों के अधीन चलाया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि तिब्बत के पास 1846 के तिब्बत से हमने समझौता किया। समझौता करके W.H. जॉनसन, जो सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें प्रमुख थे, जॉनसन और लानाक ने इस लाइन को एक खींचा। यही लाइन है जॉनसन लाइन। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ दो के मध्य विवाद है, एक ये जॉनसन लाइन के मध्य है और दूसरा जो है जॉर्ज मैककर्टनी का विवाद है, जो यहाँ पर माना जा रहा है। इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ओवरलैपिंग है इन दोनों को लेकर के। तो जॉनसन जो लाइन है या जो लाइन जो दिया गया है, यह लाइन को 1865 में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन 1800 धीरे धीरे 65 के बाद, खासकर 1899 के समय जब हम पहुंचते हैं तो उस समय देखते हैं कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जो है तिब्बत खास करके जब इस क्षेत्रों को जिंगजियांग प्रांत को जब जीत जाता है तब इसके बाद इसकी महत्ता इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा आधार जो है अक्साई चीन ही हो जाता है। इसीलिए इस पर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उस इंटरेस्ट को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने खास करके सरकार ने जॉर्ज मैककर्टनी और क्लान मैकडोनाल्ड के मध्य को भेजा कि जिससे कि वार्ता कर ले, सीमा रेखा को मान ले। और उन्होंने एक सीमा रेखा को मानने का एक जो प्रयास हुआ, वही प्रयासों को लेकर के यहाँ की बातें थी कि यह LAC का जो क्षेत्र जो आ रहा है खास करके, कि यह क्या माना जा सकता नहीं। इसी रेखा को हम लोग कोनका ला के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ इस चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। 1899 में जो प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन चीन ने उस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मजबूरी में 1914 आते आते ब्रिटिश सरकार ने पुनः पूरे क्षेत्रों को नियंत्रण कर लिया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1904 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में जो समझौता होता है, खास करके तिब्बत के साथ तो सीमांकन वाली समझौता हो जाती है। फिर 1914 में आते आते जब हम तिब्बत और चीन के साथ जब ब्रिटिश भारत का जब समझौता होता, उसके बाद इस बातों को लेकर कहीं भी कोई विवाद नहीं रहा। यानी कहा जा सकता है कि 1865 से लेकर 1962 के मध्य, यानी लगभग 100 सालों का अगर इतिहास को देखे हैं जॉनसन के विचारों से लेकर के देखा जाए, तो भारत के नियंत्रण में ही यह हमेशा रहा। क्योंकि बीच में एक प्रस्ताव देने की, दोस्ती सुधारने की कोशिश हुई 1899 से, लेकिन चीन की ना कोई सहमति बनी, ना कोई जवाबी उत्तर दिया गया, तो हम लोग उस चीज़ों को स्वीकार नहीं ही किए। तो अंततः देखा जा सकता है कि जो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश भारत जो छोड़ के गया था, वही भारत पर हमारा नियंत्रण स्थापित माना गया। लेकिन इसी चीज़ों को चीन नहीं मानता। और आज जो चीन का जो दावा होता है, ये इसी चीज़ों को लेकर के होता है, जॉर्ज मैककर्टनी और क्लान मैकडोनाल्ड को लेकर के करता है। उस रेखा को हमने स्वीकार किया था, लेकिन कहीं कोई इसका ऑफिशियल लाइन नहीं आता। इस बात को ध्यान में रखना है कि विवाद दो को ही मध्य में है कि जॉनसन रेखा को माना जाए या मैककर्टनी मैकडोनाल्ड रेखा को माना जाए। क्योंकि देखिए, ये जॉनसन लाइन यही है और मैककर्टनी मैकडोनाल्ड जो रेखा जो आता है, जिसको LAC के रूप में देते हैं, तो इसको इसी के रूप में कि क्या माना जाए। लेकिन अगर आज चीन के नियंत्रण को देखें तो LAC जो है कहीं ना कहीं अक्साई चीन से पार को जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण के रूप में है। अब हम लोग LAC की चर्चा करना चाहेंगे। LAC को लेकर करके
जिस एलएसी की बात आती है, खासकर कहा जाता है कि 1957 1957 में चीन ने खास करके यहाँ से एक सड़क बना लिया है, और ये सड़क कहाँ से, तिब्बत को लेकर के जो झिंगजियांग प्रांत को जोड़ता है। और भारत को जानकारी बहुत बाद में मिलती, जब इस बात को संसद में, भारतीय संसद में उठाया जाता है, उसी बात को लेकर के पंडित नेहरू का कहना था कि यहाँ तो एक तिनका भी नहीं उगता है। इसी चीज़ों को पंडित नेहरू का जो वक्तव्य था, उसी चीज़ को तत्कालीन आलोचकों ने माना कि ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कहा कही गई बातें हैं, लेकिन हकीकत इस बात का है कि भारत को भी जानकारी नहीं, और तब तक हम लोग काफ़ी हद तक चीन के साथ दोस्ती वाली बातें हम लोग करना शुरू कर चुके थे कि हिंदी चीनी भाई भाई की जो चर्चा हुई थी, इसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हम लोग करें। तो खास करके देख सकते हैं कि 1957 में ये मामला बनता है, ये जो सड़क बना लेता है, इसके फिर वार्ता शुरू होती है, खास करके वार्ता शुरू होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लेके चले, ये वार्ता शुरू होती है 1959 से लेकर 2 लेटर आता है। खास करके 59 का एक लेटर है 24 अक्टूबर को लेकर के, और दूसरा जो आता है 7 नवंबर को लेकर के। चीनी प्रधानमंत्री झाओ एनलाई ने नेहरू को लिखा पहला पत्र में कहा कि चीन की सरकार कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं की, कभी भी नहीं स्वीकार की, पहला उसने डिनाई किया। और दूसरी बात है जो 7 नवंबर को उन्होंने पुनः एक लेटर को लिखा, जो लगभग 2 सप्ताह के बाद, जिसमें कहा गया कि तथाकथित जो मैकमोहन रेखा चर्चा, मैकमोहन रेखा यहाँ तथाकथित जो चर्चा है और एलएसी के पास जो अभ्यास हो रहा, वो रेखा को ही हम लोग मान लिया जाए। खासकर वो एलएसी पर अब दावा करना शुरू किया, जिसको कि नेहरू ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। और इसी चीज़ों को लेकर 1962 में जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध में हम सभी को देख सकते हैं कि 62 के युद्ध में पाकिस्तान, 62 के युद्ध में चीन भले ही जीता, और स्वतः ने कहा कि 2 उसके जो क्षेत्र जो उसने जीता था, एक क्षेत्र को उसने लौटाने की प्रॉमिस किया, वो तवांग था। तवांग खास करके इस एरिया में तवांग था, लेकिन चुशुल जो एरिया है, चुशुल एरिया यहीं के आसपास पड़ता है, चुशुल एरिया का जो रेजांग जो दर्रा था, उस पर उसने अपने नियंत्रण को स्थापित रखा, ताकि कि वो खास करके इसके निकट ही उसे एलएसी पर नहीं। तब से लेकर एलएसी को लेकर के विवाद लगातार है। लेकिन यहाँ एक लाइन और भी हम कहना चाहेंगे, खास करके कि इस एलएसी को भारत सरकार और चीन की सरकार ने मान्यता दी 1993 1996 के समय, खास करके पीवी नरसिम्हा राव के समय से कानूनी मान्यता दी गई, और कहा गया कि अब इसके आर पार कहीं भी निर्माण का नहीं होगा। लेकिन मुश्किलें कब आ जाती हैं, जब मुश्किलें तब आ गई कि 1962 के पहले ही चीन ने ऑलरेडी अपने पूरी सामरिक सड़कों का निर्माण कर चुका है, और भारत उसके बाद करना चाह रहा तो भारत को करने नहीं दे रहा। तो मतलब समझ सकते हैं कि 1993 और दूसरा है 1996 में इसको कानूनी मान्यता दिया गया, और खासकर 2013 के आसपास हम लोग देखते हैं कि दोनों देशों के मध्य में सीमा सुरक्षा सहयोग वार्ता शुरू हुआ, और कहा गया कहीं ना कहीं हम इसको निर्माण को लेकर सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। तो मुद्दा एलएसी को भी आपने देखा, अक्साई चीन को भी आपने देखा, और वर्तमान में बता दें प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो अक्साई चीन जो है, यह जो है झिंगजियांग जो प्रांत उसे कहा जाता है, जो चीन का जो एरिया बहुत बड़ा एरिया है, उसी का एक स्वायत्त प्रदेश है यूगुर जो एरिया जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, लगभग 89% वहाँ मुस्लिम है। वहाँ पर एक जो कासगढ़ जो क्षेत्र जो माना जाता है, उसका 12 जिले हैं, 12 जिले में एक कारगिलिक, देख लेंगे शब्द ही मैंने लिखा है, उइगुर के कासगढ़ विभाग के 12 जिलों में से एक जो है कारगिलिक, कारगिल नहीं है, कारगिलिक जिला में ये शामिल है अक्साई चीन। प्रशासनिक दृष्टि है कि चीन इस तरह के व्यवहार क्यों कर रहा है। तो अभी आप वर्तमान परिस्थितियों का अगर आप देखेंगे तो चीन की जो नीति है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चीन की आंतरिक राजनीति ही इसका सबसे बड़ा कारण है। कोरोना काल में चीन की घटती इकोनॉमी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विकास न कर पाने का एक जो मानसिक रूप से जो दर्द है वो, इसके बाद बढ़ती बेरोजगारी, देश में एक लोकतंत्र की हवा ना पहुँचे, इस चीज़ों को लेकर के चीन कहीं ना कहीं एक कोशिश में रहता है कि हम पड़ोसी देशों से संघर्ष करें। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि जब घर में आग लगी हो
तो पड़ोसी देशों से युद्ध ले लेने में घर की आग बहुत हद तक शांत है और शांत हो सकता। इसी चीज़ों को लेकर के चीन ये प्रयास किया। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि चीन की आंतरिक रणनीति ही उसके आक्रमण नीति का सबसे बड़ा आधार बनता है। जिस प्रकार 1949 ईस्वी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता पर दखल किया और तत्कालीन जो सरकार चाई काय शेक की सरकार को ताइवान निर्वासित करने को मजबूर किया, तब से लेकर चीन में कोई लोकतंत्र नहीं, कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं, एक पार्टी के स्तर पर ही आपसी आधार पर नेता तय कर ली जाती है, एक पार्टी के अंतर्गत ही तय कर ली जाती है, जिसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। और इसी चीज़ों को लेकर के 1989 में थियानमान चौक पर, जो बीजिंग का थियानमान चौक है, वहाँ छात्रों ने एक संघर्ष किया था, लेकिन उस संघर्ष में देखा जाता है कि चीन ने पूरी तरह उसे कुचल दिया। तो उसे डर इस बात का हमेशा लगता है कि लोकतंत्र को लेकर के कहीं जनता का विरोध हो गया, विद्रोह हो गया, तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता। और यही वजह है कि जिस प्रकार हांगकांग में भी विरोध होता है, तो कहीं ना कहीं चीन इसे अपने देश में आने पर रोकने का एक लगातार प्रयास करता है। तो एक कारण ये भी है, लेकिन इसके अन्य कारण भी है जिसे इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कई कारण हैं, कई कारण तो सबसे पहले समझा जा सकता है कि प्रतिद्वंदी राष्ट्र है सबसे पहला, लेकिन जो अगर हकीकत अगर धरातल पर देखा जाए तो फिलहाल आपको आप समझ सकते हैं कि ये जो कश्मीर का जो क्षेत्र दिखाया रहा है, ये जो LAC है, फिलहाल इसको LAC हम लोग मान रहे हैं, तो LAC है, और ये जो है LOC लाइन है। यहाँ पर ही NJ 49842 नामक स्थान है। उसके बाद से सीमांकन 1971 के भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं हुआ। पाकिस्तान चाहता है कि इसके पूर्व का रेखा मेरा हो और भारत कहता है इसके उत्तर की ओर रेखा। खैर खासकर इन दोनों के मध्य में देखेंगे, यह जो एरिया है जिसको कि मैंने A और B दिया है, यह एरिया जो है सियाचिन ग्लेशियर है, और यह जो है दौलत बेग ओल्डी स्थान है। और दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा स्थान है, जहां पर कि आराम से एयरबेस हमारा तैयार हो सकता है। और हमने देखा कि 2013 में भी, 2008 में भी हमने इस चीज़ का 1968 के बाद पुनः प्रयोग किया था। यहाँ भारी जहाज़ों को उतारना हमने शुरू किया है, और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर कनेक्टिविटी हुए थे। और अगर ये कनेक्टिविटी दोनों होता तो भारत एक तरह से महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ दो मुद्दे पर हम देख सकते हैं कि यदि पाकिस्तान के साथ अगर भारत ये चीन जोड़ना चाहेगा तो बीच में अवरोध के रूप में न भारत है, बल्कि दूसरा चीज़ देख सकते हैं, दूसरा है कि अगर पाकिस्तान इधर के साथ भी अगर जुड़ता, कराकोरम पास से या कारगिल पास से अगर जुड़ता भी है, तो कहीं ना कहीं भारत अगर ऊंचे स्थान पर रहने के कारण उस पर नियंत्रण ज़्यादा रख सकता है और उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये रीजन है, और इस रीजन को समझने के लिए और समझ सकते हैं कि इसके पीछे पहलू क्या है। तो देख सकते हैं कि POK का जो एरिया है उसके पास से ही CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रास्ता जो है, आर्थिक गलियारा रास्ता है, वो गुजरा है। तो उस रास्ता के माध्यम से हिंद महासागर में पहुंचना, और हिंद महासागर पहुंचने से उसे एक पंथ कई कार्य मिल रहे हैं। सबसे पहला है कि भारत को दबाव बना सकता है, दूसरा चीज़ है कि पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कर सकता है, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो तेल क्षेत्र ईरान उसके आसपास पर ही उस पर नियंत्रण कर सकता है। चौथा चीज़ है कि ईरान में उसने कई खास करके जो ग्वादर बंदरगाह है 98 से लेकर के अच्छा खासा पैसा वो लगा चुका है। पांचवा बड़ी चीज़ है कि अफ्रीका के निकट आ सकता है। छठी बड़ी चीज़ है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि दुनिया का सबसे व्यस्तम जलमार्ग जो है वो सुएज नहर जलमार्ग है, उसके करीब पहुँच रहा है। तो एक तरह से कह सकते इस क्षेत्र पर अगर नियंत्रण कर लेगा तो कम से कम या इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने से न केवल अफ्रीका बल्कि एशिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अमेरिका के साथ साथ वो भी एक विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हिंद महासागर की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें देख सकते हैं, जो तत्कालीन कारण जो बना है पाकिस्तान की चीज़ों को देख करके देख सकते हैं कि जिस प्रकार भारत ने कश्मीर पर बहुत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धारा 370 हटाया और पूरे कश्मीर को भारत में मिलाने की जो बात कही, तो कहीं ना कहीं अक्साई चीन और POK पर भी एक खतरा चला, तो एक दबाव उसका भी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नेपाल का जो मामला बना है, नेपाल का जो सीमा विवाद मामला बना है, उसके कारण भी चीन बौखलाया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं
कोरोना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो कोरोना के स्थिति में जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनको झेलना पड़ रहा, कहीं ना कहीं वो एक बैकफुट पर है। और कोरोना के समय की स्थिति को जैसे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम कुछ हद तक मुआवजा देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्वीकार कर रहा। इसके अलावा देख सकते हैं कि कई दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, खासकर भारत उस प्रेशर में शामिल है। तो भारत में प्रेशर शामिल होने का उसका सबसे बड़ा चीज़ यही, वो काउंटर यही करता कि भारत को बैकफुट पर डालें। और इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। चीन में लोकतंत्र नहीं है। 1949 में जब सत्ता चीनी कम्युनिस्टों ने जब हथिया था, तब से कोई चुनाव नहीं होता है। तब से लेकर के चीनी जनता को यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके लिए सत्ता आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए जुड़ा हुआ, इसे निरंतर वो विस्तारवादी नीति को वो अपनाता रहा है और चीनी जनता को भरोसे में लेने की कोशिश करता है। इस यही वजह कि चीनी जनता जब 1989 में थियानमान चौक पर जब बाहर निकली थी, लाखों की भीड़ में जब थी, तो कहीं तो उस पर उसने ठीक जालियांवाला बाग हत्याकांड के तरह न केवल टैंक चलवाया बल्कि बुलडोजर की भी अवस्था कहीं ना कहीं मानेगा। और संख्या कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, इसकी चर्चा आज तक नहीं हो पाती है। लेकिन आंकड़ा जो सरकारी आंकड़ा कम ही है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। तो और इसके हाल में हालात ये हुए हैं कि कोरोना के कारण कई जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, जो वहाँ निवेश करने से न केवल कतरा रही है, बल्कि जो निवेश किए हैं वो निवेश बाहर वहाँ से वापस लौट रहा। तो वापस लौटने का वहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और उसी बेरोजगारी के मामले को शांत करने के लिए एक नए संघर्ष, जिसमें कहा भी जाता है कि जब घर में आग लगे हो तो पड़ोसी से युद्ध ले लीजिए, कहीं ना कहीं घर की आग शांत हो जाएंगे सभी लोग। कुल मिलाकर के इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, संघर्ष का कारण क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकमोहन रेखा की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले, उस रेखा के पहले हम इस बात की चर्चा करना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे कि अगर युद्ध हो जाए तो दोनों देशों में कौन सा देश विजित हो सकता है। क्योंकि कागजी आंकड़े बताते हैं कि चीन काफ़ी मजबूत है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, विकास में, रणनीति में काफ़ी ज़्यादा विकास है। दुनिया में प्रभुत्व के दृष्टिकोण से, यूएनओ में प्रभाव के दृष्टिकोण से काफ़ी विकास है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिससे भारत का पलड़ा कुछ हद तक भारी हो सकता है। और इसके अलावा भारत के स्तर पर भी हम लोग देखना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे भारत को काम करने की अभी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सर्वोच्च सुरक्षा मानी जाती है और हम किसी से कम नहीं, इस बात को सिद्ध करने का भी प्रयास करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद।